नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज 25 जून है। आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 को देश का लोकतंत्र सिहर उठा था, जब अभिव्यक्ति की आजादी एक तरीके से खत्म कर दी गई थी और नसबंदी से लेकर जेलबंदी तक के हालात देश में देखे थे। लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था, उनका निलंबन कर दिया गया था। परिस्थितियां ऐसी थी कि बोलने तक पर, यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदी लग गई थी। 25 जून की रात 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ये 21 महीने ऐसे थे जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। कितने लोग जेल में बंद थे, इसकी कोई गिनती नहीं थी। युवाओं को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की जा रही थी। लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा था। मीसा जैसे कानून बना दिए गए थे। लोगों को बिना किसी वजह उठाया जा सकता था। इस तरह के हालात देश में बन गए थे। सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया था तो कार्यकाल भी बढ़ा लिया गया था। इस बात को 50 साल हो गए। इसे भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काले धब्बे के और काले अध्याय के तौर पर देखा जाता है। लेकिन आज सवाल यह है कि 50 साल बाद इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्या इसलिए कि इसके 50 साल पूरे हो गए हैं? सरकार ने ऐलान किया कि 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश और प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम हुए। हरियाणा में खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद, मंत्री जगह जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को आपातकाल की याद दिला रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपातकाल तो आकर चला गया, लेकिन मौजूदा समय में अघोषित आपातकाल है और आज के समय में इन सब की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में आपातकाल को लेकर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। ये 50वां वर्ष हम याद कर रहे हैं उस दौर को, जिस दौर में हम ये सोच रहे थे कि अब कोई विपत्ति नहीं आएगी, परंतु घर बैठे बैठे परिवार के साथ भोजन करते करते, परिवार के साथ खुशी मनाते मनाते रात के 12 बजे आदेश पारित होता है और रात के 12 बजे ही लोगों को घर से यातनाएं देते हुए परिवार के सामने उनको उठा लिया जाता है। किस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर होता है, इस प्रकार का अत्याचार कि हम उसको अगर स्मरण भी करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के ऊपर सहा है। जिस अत्याचार को मात्र स्मरण करने से रोंगटे खड़े हो जाते हों, तो उनके ऊपर कितना उन्होंने सहा होगा, ये अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। कितना बड़ा अत्याचार वो उस समय के अंदर, वो आजादी के बाद हुआ है। अपनी इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए एक बार आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि 1975 में आपातकाल लगने के बाद देश में क्या हालात बने थे। आपातकाल की पृष्ठभूमि, राजनीतिक संकट। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की भारी जीत के बावजूद उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लग रहे थे। जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने सरकार के खिलाफ जनता को लामबंद किया। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित किया, क्योंकि उन पर चुनावी कदाचार का आरोप सिद्ध हुआ। इससे उनकी सत्ता खतरे में पड़ गई। आंतरिक अशांति का दावा। सरकार ने दावा किया कि देश में अराजकता और हिंसा बढ़ रही थी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था। हालांकि कई इतिहासकार इसे सत्ता बचाने की रणनीति मानते हैं। आपातकाल की टाइमलाइन। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना,
सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दी। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोष प्रदर्शन करने का आह्वान किया और 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आदि और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित कर दिया गया। तो आप सुन रहे थे कि उस समय क्या कुछ हुआ था और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोक दल से हमारे बीच हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। दिनेश अग्रवाल जी, 25 जून 1975 को क्योंकि 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए संविधान हत्या दिवस नाम से प्रदेश में, देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदेश में तो लगभग सभी जिलों में संगठन के जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, सभी ये कार्यक्रम करते हुए दिखे हैं। क्या कांग्रेस को ये लगता है कि आज के समय में 50 साल बाद इसकी चर्चा आखिर क्यों हो रही है, या फिर हमारे इतिहास में वो एक अध्याय था उसका जिक्र होना चाहिए? वरुण भाई, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से आपके चैनल को देख रहे लाखों दर्शकों को नमस्कार। 21 महीने बाद आपातकाल की बात करें, इमरजेंसी की बात करें तो 1970 का जो इमरजेंसी लगी थी वो 21 महीने की थी और अब 11 साल से अघोषित इमरजेंसी। उस समय इमरजेंसी खुले तौर पर लगाई गई थी, बताकर लगाई गई, लेकिन 11 साल से अघोषित इमरजेंसी चल रही है। रात को 8 बजे प्रधानमंत्री आते हैं, नोटों को बंद कर देते हैं। उसके बाद बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइन लग जाती है। लाइन में खड़े खड़े लोग पहले बेहोश होते हैं और फिर मर जाते हैं। एक एक रुपए को, एक एक दाने अनाज को तरसती हुई हिंदुस्तान की जनता उस नोटबंदी में, जिसको ये कहकर लगाया गया कि ये नोटबंदी जो की जा रही है, ये नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूटेगी, वो हमने पहलगांव में और पुलवामा में देख लिया कितनी आतंकवाद की कमर टूटी। इससे नोटबंदी से जो नकली नोटों का चलन है, इसको रोकने में कामयाबी मिलेगी। 2000 का नया नोट निकाला खुद और खुद ही बंद कर दिया। अगर बात करें इमरजेंसी की, तो जब देश के ऊपर जब एक विपत्ति आई, पूरी दुनिया के ऊपर आई, एक बीमारी आई और उस बीमारी के नाम पर पूरे देश के अंदर ट्रेन और बसों को रातों रात बंद कर दिया। ये परवाह नहीं करी कि करोड़ों देशवासी दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं। और कोरोना के नाम पर जब पूरे देश के लोग, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, हिमाचल के, बंगाल के, जम्मू कश्मीर के, कहां के लोग कहां तक 500, 700, 1,000 किलोमीटर पैदल चलते रहे। पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाती रही। ये थी इमरजेंसी। पुलिस लाठियां मारती रही, लोग पैदल चलते रहे, उनके पैरों में छाले पड़ गए, पहनने को चप्पल नहीं थी। स्वयं सेवी संस्थाएं अगर बीच में नहीं आती तो लोगों को भूखों मरना पड़ता। हमारे देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर जब धरनों पर बैठता है तो कई हजार किसान वहां मारे जाते हैं। कई हजार किसान मारे जाते हैं? आप देखिए ना कि कितने हजार किसानों की मौत हुई। कितने हजार किसानों की मौत हुई? 1700-1800 किसानों की मौत तो दिल्ली के धरने पे हुई है। भाई साहब, मतलब दिनेश जी, मुझे इसलिए आता है आप जब बात करते हैं ना उसमें थोड़ी गंभीरता रखा करें। आप कह रहे हैं कई हजार किसान मारे गए। किसान नहीं मारे गए, कई हजार किसान मारे गए, आप ये कह रहे हैं? मैं हाँ, कई हजार मारे गए। पंजाब के बॉर्डर के ऊपर 400-500 किसान मारे गए।
कब? अब आप कहेंगे वो ठंड से मरे, वो गर्मी से अरे मरे। 400-500 किसान पंजाब के बॉर्डर, मतलब शंभू बॉर्डर की बात कर रहे हैं ना आप? मैं सारे बॉर्डरों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे बात भाई, ऐसे नहीं ना दिनेश जी, जो बात रखे हैं वो तथ्य के साथ रखें, हवाई फायर नहीं प्लीज। कितने? 10 मरे थे, 5 मरे थे? आप बताओ, आपने कहा कई हजार। आप बताओ ना सर आप बताओ, आप कह रहे हैं कई हजार। मैं तो बता रहा हूँ, पूरे देश में 2000 किसान मारे गए किसान आंदोलन में, लेकिन किसानों की सुनी नहीं गई। क्या ये इमरजेंसी नहीं थी? ठीक है, तो इससे नहीं नहीं, आप मेरे मूल प्रश्न को टाल गए। मैंने आपसे ये पूछा था, अरे सुनिए ना सर, आप टाल गए मेरे प्रश्न को कि क्या 50 साल बाद बीजेपी को इस तरह के कार्यक्रम करके उस आपातकाल की याद दिलाने की जरूरत है क्या? आपातकाल तो वरुण भाई पिछले 11 साल से लगातार है देश में। आप ये बताओ 1977 में जब ये सरकार आप बनी, टीवी पर आते हैं, जो अपनी इच्छा होती है, जो आपके हृदय में होता है, सारे भाव बोल के जाते हैं आप पे किसने पाबंदी लगाई बताएं मुझे? मैं कह तो रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात का जवाब तो दीजिए। जब जनता पार्टी की सरकार आपका जो दिल में आता है आप वो कह के जाते हैं, आप पे क्या पाबंदी है और आप पे कौन सा एक्शन हो गया इस देश में? अब आप सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ आप अध्यादेश लाते हैं, आप इलेक्शन, वो तो राजीव गांधी भी लाए थे। क्या ये वो तो राजीव गांधी भी लाए थे। बोलिए राजीव गांधी गलत थे, अभी स्क्रीन पर बोलिए राजीव गांधी गलत थे। तो ये जिस आप कहिए राजीव गांधी गलत थे। क्या की बात कर रहे हैं? शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजीव गांधी ऑर्डिनेंस लेकर आए, कहिए वो गलत थे। सैनिकों की हत्या हुई उसका भी, अरे अब आप पलट गए, अब आप पलट गए। आपने कहा ये ऑर्डिनेंस लाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, सर आप नहीं लेकर आए क्या? आप बताइए राजीव गांधी गलत थे। ये बार बार कहते हैं 356। अब मेरे सवाल से आगे क्यों निकल रहे हैं आप? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके वो राजीव गांधी ने भी की, इलेक्शन कमीशन को बदलना, राजीव गांधी ने भी की। क्या ये इमरजेंसी? क्या राजीव गांधी ने गलत किया था? अब क्या राजीव गांधी ने क्या किया था? शाहबानो के ऊपर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको पलटकर ऑर्डिनेंस लाए। मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, देश की। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना वो। आप ईडी का इस्तेमाल करते अरे आप सुप्रीम, सर देश में तो 1976 में चुनाव होना था, आपने तो 1 साल के लिए चुनाव डाल दिया। मैं ये कह रहा हूं, जब 5 साल की सरकार आपने 6 साल चला ली। सरकार बनने के बाद आपने 5 साल की सरकार 6 साल चलाई। 76 में इस देश में चुनाव होना था। भाई आपको कांग्रेस का आपातकाल दिखता है? अरे भाई डिबेट ही उस पर है। कांग्रेस ने घोषित लगाया था, क्या कांग्रेस का आपातकाल घोषित, क्या वो सही था? अगर वो गलत था तो उसकी सजा हमने झेली। हाँ, हमने झेली। तो मेरे मूल प्रश्न पर क्यों नहीं आ रहे आप? मेरा प्रश्न, आपने, मेरा बेसिक सा सवाल था, 50 साल बाद बीजेपी पूरे देश में, प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है, क्या बीजेपी ठीक कर रही है या गलत कर रही है? शहीद दिवस मनाना चाहिए। अरे भाई आप कमाल कर रहे हैं, आप मेरा सवाल क्यों छोड़ रहे हैं? आप 5 मिनट बोल लिए। मेरा पहला बेसिक सवाल था कि 50 साल बाद उस आपातकाल को याद करना, क्या बीजेपी गलत कर रही है, सही कर रही है, राजनीति कर रही है? को छुपाने के लिए इस तरीके के प्रपंच रच रही है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। ठीक है, बस यही सुनना था, बीजेपी प्रपंच रच रही है, यही सुनना था मुझे। प्रोफेसर विधु रावल, एक बात जिसको 5 दशक बीत गए, 50 साल हो गए, हर वर्ष उस पर बातें होती हैं, अब अपनी कमियां छुपाने के लिए आपने उसे संविधान हत्या दिवस और प्रपंच का रूप दे दिया है। वरुण जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए, भारत के ऊपर जब भारत आजाद हुआ 1947 में, लगभग 1000 वर्षों की प्राधीनता को तोड़ते हुए, पहले मुगलों से पहले आक्रांताओं की, और उसके बाद जो है अंग्रेजों की जो बेड़ियां थी, हमने उस गुलामी को तोड़ते हुए जब देश ने आजादी पाई, उसके बाद से आप अगर ये तय करें कि भारत के लिए सबसे अनफॉर्चुनेट, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो है, आप अगर कोई इवेंट ढूंढने लगे, और ये विधु रावल भाजपा का प्रवक्ता नहीं, आप जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बैठकर तुलना करने लगे, तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी से पार नहीं पा पाएंगे।
लोकतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे ज्यादा कलंकित करने वाला कोई क्षण भारत के इतिहास में हो ही नहीं सकता। हाँ, इसको नजदीकी से, इंदिरा की इमरजेंसी को नजदीकी से कंपटीशन शायद नेहरू के जमाने का, जो चीन के सामने हमारी जो एम्बेरसमेंट हुई थी 1962 के युद्ध में, उसको आप जोड़ सकते हैं, या 26/11 वाले विषय को जोड़ सकते हैं। विभाजन क्योंकि स्वतंत्रता से पहले लिया हुआ फैसला था, इसलिए मैं उस विभाजन के फैसले को बीच में नहीं जोड़ रहा हूं। भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इमरजेंसी यानी आपातकाल से ज्यादा निराशाजनक, ज्यादा आपत्तिजनक और ज्यादा जो है आघात पहुंचाने वाला कोई क्षण नहीं रहा। ये वो क्षण था जब भारत, जिसने असंख्य बलिदानों के बाद, 1000 वर्षों के संघर्ष के बाद आजादी प्राप्त की थी, उस आजादी को खत्म कर दिया गया था। आज जब आपकी डिबेट पर बैठकर एक व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा था और आपने उसका झूठ भी पकड़ लिया, मैं निश्चित तौर पर जो व्यक्ति, और इस पर सबसे बड़ी आपत्ति है जो आघोषित बोला जाता है शब्द, ये अगर ये व्यक्ति इंदिरा गांधी के सामने, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता तो सिर्फ जेल में नहीं होता, इस दुनिया में भी नहीं होता। इसका पता ना लगने देती इंदिरा गांधी की कहानी। और ऐसा एक नहीं, असंख्य लोगों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये लोग जो है आज कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलकर उस कुकृत्य को बचाव करने के लिए उसका पैरल ढूंढ। मेरे बीच में नहीं बोलोगे, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। रुकिए, मेरे बीच में नहीं बोलो, मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। मैंने आपको एड्रेस, दूसरे को 3 मिनट दिनेश अग्रवाल, मैं आपसे बात कर रहा हूं। रुक जाइए, ऑडियो डाउन करेंगे, एक ही आदमी बोलेगा। पीसीआर एक एक करके आदमी बोलेगा, बाकी का ऑडियो डाउन रहेंगे। ये अभी बदतमीजी, एक गलत शब्द इन्होंने बोला है, आपके कान में पड़ा। अब फेडर डाउन है, मेरे साथ ऐसी डिबेट बिल्कुल नहीं चलेगी। अब अगले 1.5 मिनट आपका। नहीं, सुनिए मेरी बात, ये गलत शब्द, क्या मैंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया? जो अभी इस व्यक्ति ने गलत शब्द बोला है, क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं, या इस व्यक्ति को इसके बाद डिबेट में रहना चाहिए? मैंने नहीं सुना क्या कहा। नहीं, क्या ये व्यक्ति इस डिबेट में रहना चाहिए इसके बाद जो उसने बोला है? वो मेरे मुंह पर क्या मारने वाला था? बात होगी, अब विषय पर रहिए प्लीज। उसने चलिए, आप रिकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा और पता कीजिएगा उसने मेरे मुंह पर क्या मारने की बात कही है, और निश्चित तौर पर मेरे सामने नहीं बोल पाएगा वो। ये आपकी डिबेट में पर्दे के पीछे से ये बदतमीजी कर सकता है, मैं गारंटी दूं। चलिए, तो यही असल में जो है यही चरित्र है। देखिए, बड़ी बात क्या है, देश का पूरा लोकतंत्र को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी की पुलिस जो है अंग्रेजों के अत्याचारों को माफ कर रही थी। किस प्रकार से बसों से उतार कर जो अविवाहित लोग हैं उनकी नसबंदी की जा रही थी। खेतों में पुलिस को दौड़ते हुए लोगों ने देखा। तुर्कमान गेट के सामने चांदनी चौक जो है पूरा का पूरा साफ कर दिया गया। किस प्रकार से, कितनी निशंसता के साथ। हम हरियाणा की अपनी बात करें तो रामविलास शर्मा जी से, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इस मेरे ख्याल प्रदेश के अंदर सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनमें आप कभी मिले हों तो उनके यहाँ गले के सामने सिगरेट के गश देखेंगे। वो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं थे। एक राजनीतिक तौर पर उनको बिना अपराध के उनको कैद कर लिया गया था। उनसे कभी आप हाथ मिलाएं तो उनके हाथ के पीछे देखना, उस पर भी सिगरेट के गश मिलेंगे आपको। किस प्रकार से उनको जेल के अंदर यातनाएं दी गई। और वो तो एक, मैं दिखता हुआ उदाहरण देता हूं, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, मुरारजी भाई को, जॉर्ज फर्नांडिस को, किस प्रकार से बिना अपराध के रातों रात पुलिस ने उठा लिया। और वो इस प्रकार से वाहियात बात नहीं कर रहे थे। एक और कई बार कुतर्क दे दिया जाता है, क्योंकि मैं कल से ही अलग अलग डिबेट्स में रहा हूं। एक राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने जरूरत बता दी कि उस समय इमरजेंसी की जरूरत थी। मैं बताना चाहता हूं 1973 के अंदर जो है बाला साहब देवरस, पूजनीय बाला साहब देवरस जी का एक पत्र है इंदिरा गांधी जी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार का पूरा समर्थन हम कर रहे हैं। उससे पहले जो है 1971 के युद्ध में, आज तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ना किस प्रकार से पूरी कांग्रेस जो है पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई, नंगी खड़ी हो गई। 1971 के युद्ध में अटल जी के, इससे ज्यादा कड़वा बोलना चाहता हूं मैं, जो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं मैं इस जो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में राहुल गांधी रोज आकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, उसको तुलना कीजिए 1971 में अटल जी क्या कह रहे थे। जो अटल जी कह रहे थे कि आज सारी पार्टियां खत्म होकर सबको इंदिरा गांधी के पीछे खड़ा होना है, वो उस विपक्ष के खिलाफ इन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी। और इस विपक्ष जो कि जाकर कहता है, अभी बात कर रहे थे ना घोषित इमरजेंसी की, देश के अंदर सीएए का कानून आया। कानून आने के 2 दिनों बाद, संसद के अंदर पारित होने के 2 दिनों के बाद सोनिया गांधी रामलीला मैदान में खड़े होकर आह्वान कर रही थी, आर पार की लड़ाई का समय आ गया है।
जैसे झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, गई क्या किसी की? इसी प्रकार से जो आज जो है एक जो नेता प्रतिपक्ष देश का बना हुआ है जो व्यक्ति, वो जाकर अब जो है लंदन में जाकर बैठता है और बर्मिंगम में जाकर कहता है कि वाई इज वेस्ट ओब्लिवियस टू द फैक्ट कि देश के अंदर, भारत के अंदर से डेमोक्रेसी खत्म हो गई, यानी कि पश्चिमी ताकतें तुम क्यों सोई हुई हो, भारत पर आक्रमण कर कर मोदी को हटा दो। क्या ऐसी कोई घटना उस समय इमरजेंसी के दौरान हुई थी? लेकिन नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे बीच काफी समय, मेरा काफी समय उन्होंने भी तो खा लिया। 1 मिनट और दे दीजिए, केवल 1 मिनट और दे दीजिए। देखिए, तो आज भी बेशर्मी वही है, और मैं इस 1 मिनट में केवल 40 सेकंड में आपको बताता हूं दोनों चीजें। इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी? इमरजेंसी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि इंदिरा गांधी के पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा था अपनी सत्ता को बचाने का। जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था 12 जून को, जिसमें उनको चुनाव धांधली का अपराधी मानकर उनको अपराधी बना दिया गया था और उनका चुनाव निरस्त कर दिया था, उनको 6 साल तक कोई भी संवैधानिक पद पर रहने निषेध कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को दिन में फैसला दिया कि उसके खिलाफ कोई जो है कोई वो एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को के ऊपर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अब इंदिरा गांधी को या तो पद छोड़ना पड़ता, लेकिन उन्होंने देश पर इमरजेंसी लगा दी। लेकिन मैं अब आखिरी 10 सेकंड में उससे मैं जोड़ रहा हूं कोई बात। देखिए, वो तो तब हुआ था, आज की स्थिति से इसके साथ आज की स्थिति का आप तुलनात्मक करिए। आज जब राहुल गांधी कहते हैं पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, या अमेरिका में जाकर कहते हैं कि भारत पर आक्रमण कीजिए, ऐसी स्थिति नहीं थी उस समय। भारत में आक्रमण कीजिए उन्होंने कहा, मैं शब्द बता देता हूं, वाई इज वेस्ट ओब्लिवियस टू द फैक्ट दैट डेमोक्रेसी हैज बीन अनडन इन इंडिया। इसका मतलब पश्चिम चुप क्यों है कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया। भारत के अंदर लोकतंत्र तब खत्म हुआ था जब सब लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार खत्म करके जेल में डाल दिया गया था, या तब खत्म हुआ जब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो है देश की सेना, देश के न्यायालयों के, देश की संस्थाओं के खिलाफ, देश के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रोज झूठ बोलता है, रोज झूठ बोलता है। बस ठीक है, आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है देवीलाल जी की, वो एकदम सलाखों के पीछे एकदम ऐसे खड़े हुए हैं और एकदम आंख में आंख डालकर वो देख रहे हैं कैमरे की तरफ, या जो वहां लोग खड़े हैं। वो तस्वीर बताती है कि उस वक्त किस तरीके से तमाम नेताओं को उठा लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। मुझे वो सुन के बड़ा तकलीफ होती है जब राजनाथ सिंह जी ये कहते हैं कि उनकी माता जी को ब्रेन हेमरेज हुआ, 27 दिन अस्पताल में रही और उन्हें जेल से नहीं जाने दिया, उनको अंतिम संस्कार तक पे नहीं जाने दिया गया। राजनाथ सिंह ये बताते हैं। अब वो दौर तो था ही ऐसा, पर क्या 50 साल बाद भी सवाल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं? आज भी उसका जिक्र वैसा ही हो रहा है, और आज जिस तरीके से देश भर में उसको याद किया जा रहा है, बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, इसके पीछे मायने क्या हैं? आप क्या समझते हैं? 7 साल को किसी भी परिस्थिति में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस आपातकाल में भाई ओंकार जी का ऑडियो चला गया, जल्द बड़ी देर बाद तो जुड़े थे, वो फोन कट गया है क्या? मुझे बताइए। फोन डिस्कनेक्ट हो गया आपका ओंकार जी, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा जैसे ही आप जुड़ते हैं। दिनेश जी देखिए, जस्टिफिकेशन तो उसका नहीं हो सकता उस काल का, और मेरा वही प्रश्न था, अगर बीजेपी इसको देश में इस तरीके से बताएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब तो जनरेशन बदल गई है, उन्हें पता ही नहीं कि इस देश में ऐसा भी हुआ था, इस देश में वो दौर भी आया था कि लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदियां की जा रही थी, नेता, अभिनेता, कलाकार वो महीनों महीनों जेल के अंदर बंद रहे थे, चुनाव नहीं हो पा रहे थे, सेंसरशिप थी। तो उस दौर की वो याद दिलाना चाह रहे हैं आज की जनरेशन को। भाई 1970 में जो इमरजेंसी लगी, 75 में 1975 जी, 1975 में जो इमरजेंसी लगी, 21 महीने के बाद देश में चुनाव हुए, और उन चुनावों के अंदर जनता पार्टी 295 सीट लेकर आई। कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया, जयप्रकाश जी को आगे किया गया। लेकिन क्या हुआ कि 3 साल के बाद ही वो जनता पार्टी 41 सीटों पर आ गई, और कांग्रेस 154 से 353 सीटों पर पहुंच गई 3 साल के बाद। और उसी सन 80 में भारतीय जनता पार्टी की
जो नेता रही हैं सुषमा स्वराज, वो जनता पार्टी में थी, जनता पार्टी टूटी और भारतीय जनता पार्टी बनी। 1982 में भी सुषमा स्वराज जी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बकायदा जनता पार्टी का प्रचार करती थी, जनता पार्टी की नेता थी और वो खुद कहती थी, भरे मंचों से उनके शब्द आज तक मुझे एक एक शब्द याद है। वो कहती थी कि जब जहाज डूबता है तो उसमें से कूदकर चूहे सबसे पहले भागते हैं। ये सुषमा स्वराज जी के शब्द है। रामलीला मैदान गुड़गांव के अंदर 1982 के विधानसभा चुनाव में फूलचंद सुमन उनके कैंडिडेट थे विधानसभा के। बोले जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे कूद कूद के भागते हैं, और ये भाजपा वाले वो चूहे हैं कि जब जनता पार्टी का जहाज डूब रहा था तो सबसे पहले कूद कर भागे। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारी पार्टी का नाम है जनता पार्टी, और ये कहते हैं भाई वो समय दूसरी पार्टी में थी ना, वो दूसरी पार्टी में थी ना। आपकी जो मुख्य कम्युनिकेशन की हेड है सुप्रिया श्रीनेत, रुकिए ना एक मिनट, सुप्रिया श्रीनेत का एक पोस्ट है, वो बता रही है कि 1975 की जो इमरजेंसी है, मैं पढ़ के बता रहा हूं उनका पुराना पोस्ट, 1975 की इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला युग है। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को उनके घर से हराया, उनके बारे में कितने लोगों को पता है? ये तो आज भी है जी, लिखा हुआ है सुप्रिया श्रीनेत का। अब किस अरे भाई जो आप जिस बात को जोड़ते हैं, एक व्यक्ति जब किसी दूसरी पार्टी में है, उसने जब जो बात कही, अब आप सुप्रिया श्रीनेत तो आपकी पार्टी का चेहरा है ना, उनका ये ट्वीट आज तक है, डिलीट भी नहीं हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नेशनल हेराल्ड का केस किया है, तो आप मान लेंगे क्या? सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में तो शिकायत ही उनकी है। शिकायत किसकी है? लगाए हुए। अरे नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने ही तो शिकायत की है सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ। आज आपके सुब्रमण्यम स्वामी के साथ खड़े हो गए, उन्होंने तो किताब भी लिख दी है, पढ़ लीजिए, मैं तो नाम नहीं लूंगा उस किताब का। अच्छा अब रुकिए एक मिनट, ओंकार जी मुझे लगता है जुड़ गए हैं, एक सेकंड रुकिए। ओंकार जी, मेरा सवाल वही, वरुण जी मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया से आ रही है सर। वरुण जी देखिए, आपातकाल की स्थिति को किसी भी तरीके से जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। उस दौरान संविधान का आर्टिकल 1921 जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे बोलने की स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है, उसको निलंबित कर दिया गया था और लगभग सारा विपक्ष जेल में डाल दिया गया था। वो काला अध्याय है लोकतंत्र का, उसको कभी न भूला जा सकता है, न उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज की क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आज परिस्थितियां ऐसी है कि अगर ओंकार सिंह टीवी डिबेट में ये कह देता कि अग्निवीर को स्थायी किया जाना चाहिए, तो उसको आपके चैनल के ऊपर ही मेरे को गद्दार की संज्ञा दी जाती है। क्या है ये? आज अगर कोई व्यक्ति, आज अगर कोई वर्ग अपने हितों के लिए आंदोलन करता है तो क्या कहा जाता है? विपक्ष इनको बरगला रहा है, विपक्ष बहसा रहा है। क्या है ये? आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, इन सब का प्रयोग उन लोगों के ऊपर विशेष तौर पर किया जाता है जो सरकार के ऊपर बोलते हैं, सरकार पर कटाक्ष करते हैं। आपके ऊपर तो नहीं हुआ ना ईडी सीबीआई का इस्तेमाल? ये क्या बोला? आपके ऊपर तो नहीं हुआ ना ईडी सीबीआई का इस्तेमाल? हाँ मैं बताता हूँ। आप ही के चैनल पर एक बीजेपी का प्रवक्ता जो आज भी बैठा है, वो मेरे को गद्दार बोल रहा था, गद्दार। अब आप फैसला कर लीजिए गद्दार है या नहीं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आज परिस्थितियां कोई ज्यादा बदली नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मेरे ऊपर पर्चा मुकदमा दर्ज किया गया, 10 लाख रुपए फिरौती लेने का मुकदमा दर्ज किया गया। जब जांच हुई वो मुकदमा कैंसिल हो गया, क्योंकि वो मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया, मैं अनिल विज के खिलाफ बोलता हूँ, उनके खिलाफ नहीं बोलता, मैं उनकी नीतियों के खिलाफ बोलता हूँ। जांच की सुविधा तो मिल रही है ना आपको। आप वरुण जी, आप एक बात बताइए, उस समय और आज में क्या अंतर है? उसमें विपक्ष को उठा के जेल में कर दिया गया था, आज विपक्ष के ऊपर पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं और विपक्ष को सरेआम टीवी चैनल पर बोला जाता है। इसके खिलाफ तो मेरे को बोला गया, इसके खिलाफ तो गृह मंत्रालय में जांच चल रही है, ये गद्दारा, ये मेरे को बोला गया। और उस जांच का मेरे को नहीं मालूम, उस जांच का इस प्रवक्ता को मालूम है। बताइए, वो जांच मेरे खिलाफ चल रही है नहीं चल रही है, मैं क्या गद्दारी करी देश के खिलाफ, वो इसको मालूम है जो बेशर्मी से हंसता है, मेरे को मालूम नहीं है।
मेरे को आज तक नहीं पता। पर्सनल ना बनाया करो, मेरी बार-बार ये गुजारिश रहती है, पार्टी की बात इसका है। मतलब है जो एजेंसियां हैं, वरुण जी मैं अपनी बात पूरी करूंगा, इसका मतलब जो एजेंसियां हैं वो टोटल इस सरकार के और इन प्रवक्ताओं के कब्जे में है। गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर ये तो कहते हैं हम 82.5 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, वो ये तो कहते हैं मन की बात मेरी सुनो, जन की बात नहीं सुनते। कौन सा ऐसा निर्णय है उन्होंने जनता से पूछ कर लिया? इस छोटे से कार्यकाल में 11 वर्ष के कालखंड में हमने नोटबंदी से लेके अपने जीवन काल में सीज फायर तक देख लिया। क्यों देखा हमने सीज फायर? जब हम जीतने की उसमें थे, जब पाकिस्तान झुक चुका था, बहुत सारे उस समय में तीसरा देश आके कहता सीज फायर, ये कैसे संभव है? आज परिस्थितियां वरुण जी ठीक नहीं है। हाँ, एक बात मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूँ और बिल्कुल पक्का मानता हूँ, उस समय कांग्रेस ने घोषित आपातकाल लगाया था और उसकी सजा जनता ने कांग्रेस को दी, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। आज इस बीजेपी ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है। जो व्यक्ति, जो प्रवक्ता, जो विपक्ष का नेता इनके खिलाफ बोलता है उस पर पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं, और जब वही व्यक्ति बीजेपी में चला जाता है तो ऐसी मशीन में धो के बाहर कर देते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है और बीजेपी के पास जाकर बिल्कुल उसको मंत्री पद भी मिल जाता है। कम से कम 17-18 तो ऐसे विपक्ष कुलदीप बिश्नोई का नितिन जिंदल का उदाहरण आपके पास है। आज पूरी बीजेपी अपराधियों की शरण स्थली बन चुकी है। आज पूरी बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। आप ये बताइए, यही प्रवक्ता जो आज आपके मुंह पे बैठा हुआ है, ये मेरे को कह रहा था मैं गद्दार। डोंट मेक इट पर्सनल पर प्लीज, पार्टी का पॉइंट रखना है। अभी की बात है, पार्टी का पॉइंट अभी की बात है। ये मेरे को गद्दार बोल रहा था, नहीं करनी है। ये प्रवक्ता मेरे को गद्दार इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने बोला था अग्निवीर योजना प्रोफेसर विदुर रावल 1 मिनट लीजिएगा। अघोषित आपातकाल है, इनेलो इत्तेफाक रख रही है इस बात से कांग्रेस से कि यहां पर संस्थाओं पर या दूसरी चीजों पर आप लोगों का नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ गया है एक लोकतांत्रिक देश में। 2 दिनों पहले इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCS HAU में जाकर कहते हैं कि हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री को भागते देखा है एक बार, चौधरी भजनलाल जी का नाम लेकर, और तुम ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि यहाँ पर आकर ये VCB भागता नजर आए। और अभय सिंह चौटाला जो है केंद्र आज बिना विधायक होते हुए भी उनको पर्याप्त सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके आसपास आपको गनमैन दिखते होंगे आज भी। आज वो ना नेता प्रतिपक्ष हैं ना विधायक हैं, इसके बावजूद भी वो बोलकर जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत नहीं लेकर जा रहा हूं, ना ही इतना समय है, आपको सभी सारे मीडिया जगत को वो क्लिप भेजी हुई है मैं किसी के बीच में भी नहीं बोला था, मुझे लगता नहीं कि मेरे साथ किसी और की आवाज जा रही हो। ठीक है, एक व्यक्ति जब देश युद्ध काल में खड़ा है, एक व्यक्ति खुद जो है ये कहता है कि अग्निवीरों की, क्योंकि 6 महीने बाद पहले बैच अग्निवीरों का, क्योंकि उनकी नौकरी समाप्त होने वाली है, इसलिए मोदी जी डर रहे हैं, अमित शाह जी डर रहे हैं। और मैं पूछता हूं कि वो अग्निवीर जिसकी नौकरी जो है 6 महीने बाद खत्म हो रही है, वो देश की सीमा पर लड़ने क्यों जाएगा? इसके बावजूद भी आज भी वो व्यक्ति आपकी डिबेट पर बैठकर मुझसे सवाल पूछ रहा है। इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण क्या हो सकता है? मैं सीधा सीधा बातचीत पर आता हूं जो कही गई है। देखिए, इन्हें ये मानसिकता इमरजेंसी की है। इन्हें कमिटेड, जब इन्होंने देश पर इमरजेंसी लगाई थी तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था कि मुझे कमिटेड जुडिशरी चाहिए। उससे पहले से इनके पास कमिटेड इलेक्शन कमीशन था। आज इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर रहे थे ना कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हें नहीं शायद पता होगा कि आज मोदी जी की व्यवस्था में तो नेता प्रतिपक्ष को वोट डालने का अधिकार है कि कौन अगला इलेक्शन कमीशन बनेगा, और 3 मेंबरों की कमेटी होती है। कांग्रेस की सरकार में जब से देश आजाद हुआ था 1992 तक केवल 1 इलेक्शन कमीशन बनता था, और वो कौन होता था? जो कि कांग्रेस के नेताओं के घरों में काम किया करता था। मैं 3 नाम ऐसे गिनवा देता हूं अभी। ठीक, एक ऐसा भी इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन बना जो इस इमरजेंसी से बड़ा प्रासंगिक है। इमरजेंसी के बाद जो शाह कमीशन बनी थी जस्टिस शाह के नेतृत्व में, उसने एक व्यक्ति को इंडाइट किया था, उसका नाम था नवीन चावला। उसके बारे में यह कहा था कि इस व्यक्ति को पूरे जीवन भर जो है कोई भी पब्लिक पोस्ट ऐसी ना देना जिसमें पब्लिक डीलिंग होती हो, क्योंकि यह पूरी तरीके से
कांग्रेस के प्रति समर्पित और भ्रष्ट आदमी है। इसने लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली तत्कालीन का पीएस के रूप में इमरजेंसी के दौरान जनता पर सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए यातनाएं ढाई हैं। सोनिया गांधी की सरकार बनी 2004 में, 2006 में उस व्यक्ति को पहले इलेक्शन कमीशन का सदस्य बना दिया गया। जल्दी से बताता हूं, तो उस समय 3 सदस्य होते थे, तीनों कांग्रेस द्वारा तय किए गए थे। उस इलेक्शन कमीशन का जो अध्यक्ष था, 3 मेंबरों का अध्यक्ष था, उसने 1 साल बाद यह रिपोर्ट दी कि इस व्यक्ति को तुरंत इलेक्शन कमीशन से हटा लिया जाए। ये सारी की सारी रिपोर्ट सोनिया गांधी को देता है। इसकी धर्मपत्नी जो है सोनिया गांधी के साथ किट्टी पार्टियों में जाती है। थोड़े दिनों बाद उस इलेक्शन कमिश्नर जो चेयरमैन था उसका टर्म खत्म हुआ और नवीन चावला को इस देश का इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। तब नेता प्रतिपक्ष की कोई जरूरत नहीं थी। मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी पैनल में होगा। आज तक ये कहते हैं कोर्ट का फैसला नहीं पलटा। कोर्ट का कोई एक ऑर्डर ऐसा दिखा दो जिसमें कोर्ट ने कहा हो कि नहीं, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो। एक गाइडलाइन आई थी, उन्होंने गाइडलाइन भी नहीं, वो भी ये था कि जब तक आपकी व्यवस्था नहीं हो जाती नहीं बने। हमें व्यवस्था बनाने के लिए कहा, हमने व्यवस्था बना दी। जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, ये वो कोर्ट है, मैं कोर्ट के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूं। और कांग्रेस के एक सुप्रीम कोर्ट मैं खत्म कर रहा हूं वरुण जी, खत्म कर रहा हूं ये बताते हुए, केवल 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड्स ओनली। देश के प्रधानमंत्री के मां और मां को गाली देता है एक व्यक्ति, पवन खेड़ा, वो उसको जो है अगले 2 घंटे के अंदर अंदर देश के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर लेते हैं और उसको बेल भी दे देते हैं। देश के अंदर एक व्यवस्था कानून द्वारा लाई जाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। कोई भाजपा का प्रवक्ता, कोई नेता उसका बयान दिखा दो जो खिलाफ बोला हो। चंडीगढ़ में मेयर का फैसला आता है, भाजपा के खिलाफ आता है। पहली बार इतिहास में होता है कि हारे हुए आदमी को बिना चुनाव लिए इलेक्शन जो है कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि ये मेयर नहीं और ये मेयर है। चुनाव नहीं करवाता, मेयर घोषित करता है। हम उसके खिलाफ नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल, आप तानाशाह कह रहे थे ना, 1 मिनट, अघोषित इमरजेंसी पता ना, तो समय प्लीज ना समझिए, खत्म कर रहा हूं, ये तो अंतिम वाक्य है। एक टुच्चू आदमी जिस पर साफ तौर पर भ्रष्टाचार का चुनाव मुख्यमंत्री, भाई वो ऐसे नहीं, अरे किसी के नाम, कोई और नाम ले रहा हूं मैं, कोई और नाम ले रहा हूं। एक टुच्चू सा आदमी ईडी के 10-10 सम्मन्स को लेने के बाद जो है उसके सामने पेश नहीं होता, कभी विपස්සना में चला जाता है, कभी कहीं और चला जाता है, और उसके बाद भी उसको पकड़ा जाता है। तो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति जो कि अपराधी है या जो कि जेल में बंद है, उसको चुनाव लड़ भी नहीं रहा है, वो चुनाव कैंपेन करने के लिए 21 दिन की उसको जमानत दी जाती है। भाजपा ने तब भी एक शब्द कभी नहीं बोला। इनको सवाल करने भी नहीं है। और ठीक है, नहीं सर, समय हो गया। अगर आप एक शब्द बोलोगे ना इनके खिलाफ, अभी आपको गोदी मीडिया बोल देंगे, क्योंकि कमिटेड मीडिया चाहिए। दिनेश अग्रवाल जी, एक और बात सुनिए, राजनाथ जी का नाम लिया ना आपने राजनाथ जी का नाम लिया ना कि उनको अंतिम संस्कार, ये बहुत थोड़ा बताया आपने ये नहीं बताया कि राजनाथ जी को अपनी मां की अस्थियां तक छूने का इसलिए अवसर नहीं मिला क्योंकि परिवार को पता ही नहीं था कि ये इमरजेंसी खत्म कब होगी। अस्थियां भी गंगा जी में बहा दी गई, समय हो गया। दिनेश जी, परिवार को पता ही नहीं था कि 75 के जख्म अभी हरे हैं, उससे तुलना आज उन जख्मों को बीजेपी उस तरीके से, वो जख्म हरे हैं और इसलिए बीजेपी या दूसरी पार्टियां उसका जिक्र कर रही हैं। जीवन भर 500 साल तक भी हरे रहेंगे, 5000 साल तक भी हरे रहेंगे। दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूं, आज ग्लोबल इंडेक्स के अंदर वर्ल्ड में इंडिया अगर प्रेस फ्रीडम में 151वें नंबर पर है, अगर वो इकोनॉमिक फ्रीडम के अंदर 132वें नंबर पर है, हंगर इंडेक्स में अगर वो 130वें नंबर पर है, और ये कहते हैं कि आपातकाल, ये 11 साल का आपातकाल मणिपुर के अंदर मेरे देश के जवान की बीवी को नंगा घुमाते हैं, इससे बड़ा आपातकाल हो सकता है क्या? पूरे देश के अंदर कोरोना के नाम पर ट्रेन और बसों को बंद करके लोगों को, ठीक है सर, ये फिर विषयांतर होगा, मैं माफी चाहता हूँ, समय हो रहा है। ओंकार जी माफी चाह रहा हूँ, समय इतना ही था। आज विषय जो था वो खूब इधर उधर ड्रैग हो गया, लेकिन मूल बात ये थी कि आपातकाल है, उसकी चर्चा। हाँ जी ओंकार जी, 10 सेकंड दीजिए ओंकार जी को, जल्दी से भाई। वरुण जी, मेरा कहना है आपातकाल को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपातकाल की शिक्षाओं को बीजेपी अगर ग्रहण करे, उसके रिजल्ट को, उसके प्रभाव को ग्रहण करे तो इनके लिए अच्छा रहेगा, इनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आज ये भी आपातकाल पे कम कार्य नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ सर, समय इतना ही। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।